नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। और आज एक और नए वीडियो में जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ऊपर जो सीरीज चल रही है इसके तहत आज ये तीसरा वीडियो है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर। इस सीरीज में टोटल हमने कहा कि 25 वीडियो आएगी। कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है आपको यहाँ पर टाइम लग जाएगी वीडियो में, और मोर देन 1 आवर वीडियो हो सकती है इसका ड्यूरेशन, है ना। तो आराम से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। वीडियो में कुछ नियम होते हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं कि एक प्रश्न के कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको पॉइंट टू पॉइंट करके ऐसा लिखा गया होता है। जो पहली बार आप सुन रहे हैं उसे कहीं तो नोट करें, है ना। जो पहली बार सुन रहे हैं उन्हें ही नोट करें, क्योंकि आप नोट करने जाओगे तो बहुत हो जाएगा। इनके अलावा अगर आप PDF इसका लेते हैं तो PDF के साथ वीडियो देखने के बाद एक बार इंस्टेंटली 1 या 2 दिन के अंदर ही आप PDF जरूर देख लें वीडियो देखने के बाद। इससे क्या होगा, मेरे द्वारा जो मौखिक रूप से बताए गए लिंकिंग सभी प्रश्न भी आपको रिकॉल हो जाएंगे और सदा के लिए आपके दिमाग में छप जाएंगे। सिर्फ पढ़ाना ही मैंने नहीं है, आपको नौकरी दिलाना जो है मेरा मेन मकसद है, और इस वर्क में आप लोगों का सहयोग चाहिए और आप लोग सहयोग दे भी रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना, पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पहले पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थोड़ा फास्ट चलेंगे, नहीं तो ये 1.5 से 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने वर्ड काउंट किया है तो पूरे वर्ड जो है 25,000 है, ठीक है मेरे भाई। तो ये जो है पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन है पंडित रविशंकर, गोविंद बिहारी लाल, आचार्य विनोबा भावे, गोविंद शंकर कुरूप। तो इन सभी चारों ऑप्शन में गोविंद बिहारी लाल को पुलित्जर पुरस्कार से पहली बार सम्मानित किया गया था, ठीक है मेरे भाई। अब ये पुलित्जर पुरस्कार किस सेक्टर में दिया जाता है, एक बात तो यहां उठती है, तो पत्रकारिता के सेक्टर में दी जाती है। ये पुलित्जर पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, तो न्यूयॉर्क वर्ल्ड एक पत्रकारिता का नाम था, मतलब समाचार पत्र का। इनके जो प्रतिपादक कौन है भाई, जोसेफ पुलित्जर। किसके नाम पे, जोसेफ पुलित्जर के नाम पे जो है आपका पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आने वाले समय में अगर आपको कोई गुड क्वेश्चन पूछ दे कि भाई पुलित्जर अवार्ड किसके नाम पे, तो बताइएगा जोसेफ पुलित्जर के नाम पे। जोसेफ पुलित्जर किस देश के रहने वाले थे, तो बाय बर्थ ये हंगरी के थे, हंगेरियन, और बाय जो आपका नागरिकता मिला सिटीजनशिप इनका USA का भी था, ठीक है। तो पुलित्जर पुरस्कार जनरली हम अमेरिकी पुरस्कार के नाम से इन्हें जानते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो अन्य 3 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका जो है थोड़ा सा व्याख्या यहां पे मैं कर दूं। पंडित रविशंकर सबसे पहले सितार के प्रमुख कलाकार भारतीय स्तर पे। इनके अलावा इनके बेटी भी सितार प्ले करती हैं, इनका नाम है भैया अनुष्का शंकर। क्या नाम है, अनुष्का शंकर। अनुष्का शर्मा को तो सभी नाम रखते हैं, लेकिन अनुष्का शंकर को याद रखिए, ये काम आएगा आपके एग्जाम में। अनुष्का शर्मा कम काम आएगा, ठीक है भाई। इनके अलावा ये जो पंडित रविशंकर है, ये भारत के लिए संगीत के सेक्टर में ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले पर्सन 1968 में बने थे, तो ये ध्यान रखेंगे। अब पंडित रविशंकर साहब के पास जो है अब तक कितने ग्रैमी अवार्ड है, तो 5 ग्रैमी अवार्ड के साथ सबसे अधिक ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड अभी भी पंडित रविशंकर के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तीसरा आप देख रहे हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले रायमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया। क्या गया, रायमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। ये रायमन मैगसेसे कौन से देश के सरकार देते हैं, तो आप कहोगे जी फिलीपींस के सरकार। फिलीपींस की राजधानी कहां होती है दादा, मनीला में होती है। फिलीपींस में किस इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है, आप कहते हो जी ADB का मुख्यालय है। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है दादा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा फिलीपींस में और क्या है, अंतरराष्ट्रीय राइस का जो संस्थान है ना, राइस का चावल संस्थान, ये भी आपका फिलीपींस के अंदर ही है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आचार्य विनोबा भावे को और आप किस लिए जानते हैं, तो हम भारत में इसे ना भूदान आंदोलन के लिए जानते हैं। किस लिए जानते हैं भाई, भूदान आंदोलन के लिए जानते हैं। 1950 के बाद इंडिया में भूदान आंदोलन हुआ था, तो इसके प्रणेता थे आपके आचार्य विनोबा भावे। एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनर कर लेता है कि ये जो भूदान आंदोलन है ये कहां से स्टार्ट हुआ था, तो बताइएगा आंध्र प्रदेश के पंचमपल्ली गांव से, है ना, पंचमपल्ली इस प्रकार के गांव का नाम है दादा, ये आंध्र प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। इसी गांव से स्टार्ट हुआ था आपका भूदान आंदोलन। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछता है कि दांडी मार्च गांधी जी कहां से स्टार्ट किए थे, तो बताइएगा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। और मैंने अभी इसे रिलेट किया है कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद से ही जो आजादी का अमृत महोत्सव आप मनाए हो 15 अगस्त 2023 तक, है ना। तो ये जो 15 अगस्त 2023 तक आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाए हो, ये स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से ही। यहां पे
करीब मैंने 20 से अधिक बात करी, इसमें से मेरे ख्याल में 3-4 बात आपके लिए नया होगा, तो नया बात को जरूर नोट करते चलें। ये क्लास आपको जहां तक है फायदा देगी, कोई घाटा नहीं देगी, टाइम की पूरा जो है आपका मैं समझता हूं वैल्यू, है ना। इसके अलावा जो नीचे देख रहे हैं आप गोविंद शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, ये जो है भारत के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम कैरेक्टर हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत 1965 में करी गई थी, ठीक है। जितने बात हमने मौखिक रूप से बताया, इनमें से मैक्सिमम चीज इसमें लिखा है। पंडित रविशंकर भारत में सितार के वादक हैं। पंडित रविशंकर भारत में सर्वप्रथम ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किए थे 1968 में वेस्ट मिड्स ईस्ट के लिए। इसके अलावा पंडित रविशंकर 5 बार ग्रैमी अवार्ड के साथ सम्मानित किए गए हैं। 1999 में पंडित रविशंकर साहब को भारत रत्न भी दिया गया था। भारत के लिए पहली बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करता आचार्य विनोबा भावे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है? एशियाई नोबेल कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, एशियाई नोबेल भी कहा जाता है। इसके अलावा भूदान आंदोलन बता ही दिया था, कहां से हुआ था? पंचमपल्ली से। गोविंद शंकर कुरूप जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता है। अगर महिला में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्रथम विजेता की नाम उच्चारण करने को बोले तो घर बनाइएगा नहीं, ये है भैया आशापूर्णा देवी। ये बंगाली जो है कृति के लिए जिसका नाम था प्रथम श्रुति पत्र, इनके लिए जो है इन्हें पहली बार लेडीज में, है ना, आपका जो है ज्ञानपीठ पाने की रिकॉर्ड है इनके नाम। इनके अलावा अब तक भारतीय संगीतज्ञ जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, VVI करके रख लेंगे, एक ही बार याद करके झंझट खत्म कीजिए। मात्र 6-7 कैरेक्टर ही, 6 ही है ना, तो आपको याद रखना है। कैसे भैया? एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम किससे जुड़ी हुए? कर्नाटक संगीत से। कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत किसे कहते हैं? तो जो साउथ रीजन में संगीत का फॉर्म है इसे हम कर्नाटक संगीत कहते हैं, ये वाले पार्ट में। अब बाद बाकी के जो शेष इंडिया है, यहाँ पे जो ये सब वाला जो इंडिया ही वाला, यहाँ पर हम कहते हैं इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, यानी कर्नाटक संगीत में केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब जो है क्षेत्र आ जाता है। तो इन्हें सबसे पहले 1998 में दिया गया था एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को। 1999 में पंडित रविशंकर साहब को सितार में दिया गया, जैसे कि आपने ऊपर ही देखा। 2001 में लता मंगेशकर को, जो पार्श्व गायिका थी और पिछले साल हमारे बीच नहीं रही अब, है ना, और दूसरा लता मंगेशकर शायद न हो इस धरती पर। इसके अलावा 2001 में बिस्मिल्लाह खां और आपका जो है 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया। 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर दोनों को मिला था साथ में। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने के मशहूर कलाकार। इनके अलावा 2019 में भूपेन हजारिका, असम का वर्साटाइल कलाकार, इन्हें दिया गया था। तो ये है संगीत के कैरेक्टर जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में होती है और पहला जो पुरस्कार है एस राधाकृष्णन साहब के नाम जाते हैं। भारत रत्न और नोबेल दोनों में एक चीज कॉमन है, कोई बताएगा क्या कॉमन है? नोबेल और भारत रत्न, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि एक साल में मैक्सिमम 3 ही आदमी को एक सेक्टर में दिया जा सकता है। तो भारत रत्न तो कोई सेक्टर डिसाइड करता नहीं है, लेकिन जो नोबेल है वो 6 सेक्टर में दिया जाता है और एक सेक्टर में नोबेल के मैक्सिमम 3 ही जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। इसी प्रकार से भारत रत्न एक साल में यानी एक अवधि के लिए अधिकतम 3 ही आदमी को दिया जा सकता है। इसके अलावा में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1917 में। और कौन किए थे? जोसेफ पुलित्जर, है ना, न्यूयॉर्क वर्ल्ड के पत्रिका के जो है संपादक। तो ये सब बता ही दिए थे। चलते हैं आगे। अगला हमारा 18वीं G20 शिखर सम्मेलन 2023 दिल्ली में कहां आयोजित किया गया? तो ये भारत मंडपम में। अब भारत मंडपम कहां है भाई? तो जो प्रगति मैदान है ना, तो प्रगति मैदान में आपका कन्वेंशन सेंटर है, इसका नया नाम दिया गया है भारत मंडपम। आजकल नाम इतने चेंज हो रहे हैं, आपको एकदम अप टू डेट रखना है, पता नहीं कौन से नाम उठा के आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है भाई। तो ये भारत मंडपम हो गया है। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहां पे होता है? दिल्ली के प्रगति मैदान में होता है, ध्यान रखिएगा। ये हर साल आयोजित होते हैं, है ना, फिल्म फेस्टिवल जैसे हो जाता है फिल्म फेयर वाला। इसके अलावा माफ कीजिएगा बुक फेयर, माफ कीजिएगा फिल्म फेयर नहीं, ये बुक फेयर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का विषय थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा G20 में नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? तो इस बार अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में छाप लो, मेरा काला जवान है भाई। ये जो है आपसे पूछा जाएगा कि अफ्रीकी यूनियन में कितने सदस्य देश होते हैं, या फिर अफ्रीकी यूनियन कितने देश के जो है एक ग्रुप है। तो आपको बताना है जी 55 देशों का ग्रुप है, ठीक है, 55 देशों का ग्रुप है अफ्रीकी यूनियन भैया, ठीक है। G20 का आगामी बैठक 2024 में कहां होगी? ब्राजील के अंदर होगी। और ब्रिक्स का आगामी बैठक 2024 में कहां होगी? आप लोगों से डिमांड है, 3 टाइम बता चुका हूं। 2022 में यह बैठक यानी G20 का बैठक इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। दिल्ली स्थित पुराने संसद भवन का नाम बदल दिया गया है।
अब इसका नाम संविधान सदन रखा गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन इसी साल, यानी अब इसी साल नहीं, पिछले साल 2023 में नरेंद्र मोदी के द्वारा करा गया था, जहां पे हमें सेंगोल से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये सेंगोल क्या है? ये सेंगोल चोल वंश से ताल्लुकात रखता है और इस सेंगोल को, है ना, अभी नए संसद भवन में लाने से पहले उत्तर प्रदेश के, है ना, एक आपका म्यूजियम में रखा गया था। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे, ये सभी बात ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा दिल्ली के राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। दिल्ली स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। ये सभी के सभी बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई बहन। इसके अलावा एक प्रश्न अगला, एक वयस्क मनुष्य के आहार नाल की लंबाई औसतन कितनी होती है? जो आहार नाल होता है, आहार नाल आप सभी देखे हैं, जैसा कि जो मांसाहारी लोग हैं, जो नॉनवेज भी खाते हैं, तो जो बकरे उकरे के होते हैं वहां भी आप आहार नाल आप देखे होंगे, पचौनी लोग बोल देता है उनको, है ना। तो ये जो आहार नाल की लंबाई है आपकी कहां पे, मनुष्य के अंदर, मैं शाकाहारी हूं भाई, 11 से 14 मीटर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा मानव में पाचन क्रम में सबसे अधिक समय तक भोजन जो है, भोजन ये कहां रहता है? छोटी आंत में रहता है। कहां रहता है? छोटी आंत में रहता है। छोटी आंत में लगभग 55 सेंटीमीटर तक लंबाई हो सकती है छोटी आंत की, ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा यह 3 भागों में या फिर इसके 3 मुख्य पार्ट होते हैं या फिर 3 अंग में विभाजित होते हैं। कौन कौन से? जेजुनम, डेडुनम, एलियम, ये 3 पार्ट है आपके छोटी आंत की। डायरेक्ट आपसे इन तीनों का नाम देके पूछेगा कि ये किस अंग से संबंधित है, तो आप बताइएगा छोटी आंत से। कौन कौन सा? जेजुनम, डेडुनम, एलियम। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको हड्डी का नाम देके पूछ देता है कि ये हड्डी कहां एग्जिस्ट करता है, तो भाई ये क्यों नहीं पूछेगा। अच्छा हड्डी आया है तो सबसे छोटका सबसे बड़का हड्डी जरूर याद रखिए। एग्जामिनर जब बहुत कूल मूड में होता है तो ये भी पूछ के आपका नंबर बढ़ा देता है। फीमर सबसे बड़का है और आपका स्टेपिस जो आपका कहां पे भाई, कान के अंदर, ये सबसे छोटा होता हड्डी होता है और फीमर जांग में होता है। फीमर को हिंदी में उरु भी कहते हैं। भोजन का स्वांगीकरण कहां पे होगा? छोटी आंत में ही होगा भोजन का स्वांगीकरण। देखिए, जिस प्रकार से छोटी आंत आपके 3 पार्ट में बटे हैं, उसी प्रकार से आपके बड़ी आंत भी 3 पार्ट में बटे हैं। कौन कौन सा? सीकम, कोलन और मलाशय। ठीक है मेरे भाई। पाचन के दौरान प्रोटीन का पाचन किससे होता है? पेप्सिन और रेनिन से होता है। जहां पेप्सिन सभी प्रकार के आपके दूध दही को छोड़ के जो भी प्रोटीन आते हैं उस पर कार्य करते हैं, पेप्टोन्स में बदलते हैं। वहीं रेनिन जो है ये आपका क्या करता है? दूध में आए हुए केसीन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो ये कुछ पाचन तंत्र से, पाचन तंत्र में आपको कौन सा अम्ल मिलता है? HCl अम्ल मिलता है। आमाशय या पेट से निकलता है या फिर से जठर में से निकलता है, ऐसे भी माना गया है। जठर भी पेट को ही कह देते हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये भोजन में आए हुए जो कीटाणु होता है उसको मारने में सहायक होता है ना। और हम चलते हैं आगे। इसके अलावा अगला है थोड़ा सा भैया PDF प्लान, जो बच्चे नए हैं उनके लिए, पुराने तो धुरंधर हो गए हैं, है ना। इसके अलावा जिनको लगता है कि रिक्वायरमेंट है वो ले भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है ना। और मेरा एक ही टारगेट है कि जिस दिन 500 बच्चे किसी क्लास के लिए PDF ले ले तो अगली PDF देना हम बंद करेंगे, क्योंकि मुझे ना, है ना, जो है थोड़ा सा वो चाहिए, है ना, क्रेडिट चाहिए। और मिला भी क्रेडिट इस बार दिल्ली पुलिस में हमने लिमिटेड रखा था, है ना। 300 से 400, 351 या 352 बच्चे को ही हमने दिया था PDF, और इसमें से हमें जो है 150 से ज्यादा रिजल्ट का क्रेडिट दिया। बहुत खुशी हुई। ठीक है भाई। तो ये बिजनेस के लिहाज से नहीं है, ये 2 चीजों के लिहाज से है। मैं PDF जब टेलीग्राम पे देता था कोई बच्चे पढ़ते नहीं थे, रिजल्ट जल्दी मैं सुनता नहीं था अपने मतलब संपर्क में कि मेरा रिजल्ट हुआ है। दूसरी बात, बहुत सारे चैनल वाले हमारे APC PDF को सेम टू सेम उतार लेते थे और फिर पढ़ाने की कोशिश करते थे। देखिए, मेहनत मैं करूं और मजा कोई और उड़ाए तो ये मुझे थोड़ा सा नगारा लगा। इसीलिए जो है मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सिस्टम रख लिया हूँ। ये PDF की कॉस्ट क्या है? एक टाइम का आपका नाश्ता भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, एक ऑटो की भाड़ा ही नहीं होगा 2 किलोमीटर का डिस्टेंस का। ठीक है मेरे भाई। तो इससे PDF की रकम रखी गई है। तो जो बच्चे, इससे 2 चीज होता है, आपके आत्मसम्मान की रक्षा भी होता है। आप गर्व से कह सकते हो कि मैं आपका PDF खरीदा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे PDF की जो प्लान है इसके लिंक कहाँ मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। लिंक किस चीज की है? व्हाट्सएप की है, ना कि PDF की। आप जैसे ही क्लिक करोगे व्हाट्सएप पे आपको एक ग्रीटिंग मैसेज आएगा, उसके बारे में यही सब PDF की जानकारी आपको मिलेगी। जो भी चाहिए आपको मैसेज करना है और आपके आगे की बात कर लेनी है ना। यहाँ पे 25 से लेके 100 तक के है। 100 तक में आपको 100 रुपए की अगर आप PDF खरीदता है तो मैं एकदम गारंटी ले सकता हूं आपको कि आपकी GK GS में बिल्कुल भी त्रुटि नहीं रह जाएगी। ठीक है। लेकिन इसके लिए एक शर्त मैंने आपको बताया है कि हमारा PDF के साथ साथ आपकी हमारी कंटेंट को वॉच करना होगा, क्योंकि मैं जो मौखिक रूप से हर वक्त पेन चलाता रहता हूं, जब तक बोलूंगा तब तक पेन चलाऊंगा, ये चीज से आप वंचित रह जाओगे। ठीक है। हम मैं जानता हूं कि जो मैं बताता हूं मौखिक रूप से उनमें से जो है 50 से अधिक % क्वेश्चन हो सकता है कि आपको समझ में पहले से ही आया हो, पहले से ही याद हो, लेकिन लिंक कराने में बड़ा मदद करेगा, याद दिलाने में बड़ा मदद करेगा। चलिए, भारत की राजकोषीय नीति। अच्छा, जो बच्चे अगर लिंक के थ्रू नहीं जाना चाहता है तो जो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पे भी आप जा सकते हैं व्हाट्सएप के लिए। इनके अलावा
भारत की राजकोषीय नीति में किस उद्देश्य शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, जो राजकोषीय नीति होता है, सबसे पहले क्या होता है राजकोषीय नीति? जैसे आप आम वे में आप अपना, जैसे एक सैलरीड पर्सन हो, आप एक सैलरीड पर्सन हो, तो जैसे सैलरी मिलता है तो आप एक जो है अनुमान लगाते हो कि इस बार मुझे 2000 रुपये खाने पे खर्च करना है, 1000 रुपया परिवहन पे, 2000 रुपया 500 रुपया मूवी पे खर्च करना है, ऐसा मतलब एक प्लान बना लेते हो मोटे मोटे तौर पे। तो ये आपका योजना है। यही चीज पूरे राज्य पे लागू होता है तो पंचवर्षीय योजना होता है या फिर देश पे, है ना। उसी प्रकार का सरकार का एक अपना नीति है जिसे राजकोषीय नीति कहा जाता है। ये क्या होता है कि प्राप्ति और खर्च का जो है मतलब नाम दिया गया है। तो प्राप्ति सरकार को कहां से होती है? टैक्स से होती है जनरली, है ना। तो ये राजकोषीय नीति, तो इसमें कौन से मद को शामिल नहीं करी जाती है? कोई भी आदमी अपने आप को बिगाड़ना नहीं चाहता, है ना। कुछ तो मजबूरी होते हैं और कुछ को मजा आने लगता है, उतना क्यों बिगड़ जाता है। तो उसी प्रकार से राजकोषीय नीति किसी देश की अच्छा बनाने के लिए होगा, है ना। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विनियमन शामिल नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये भी ठीक ठाक है, लेकिन ये शामिल नहीं होता है मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत। अब ये शामिल क्या क्या होते हैं मुख्य उद्देश्य में? तो सबसे पहले पूर्ण रोजगार होता है, जो इंडिया जैसे कंट्री में लगभग मेरे ख्याल में ये बहुत दिल्ली दूर है अभी इस चीज के लिए, है ना। और कीमत स्थिरता ये एक प्रायोरिटी होती है। संपत्ति और आय का न्यायोचित वितरण ये भी प्रायोरिटी होती है। असमानता को दूर करना ये भी एक प्रायोरिटी होता है। ये आपका राजकोषीय नीति का जो है उद्देश्य होता है। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं, ठीक है। या मैंने कहा ना कि भाई आना और खर्च करना की जो प्लान होती है उसे आप जो है राजकोषीय नीति कह देते हो, ठीक है मेरे भाई, है ना। इसके अलावा सरकार की कुल राजस्व और कुल ब्याज के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब घाटा कब? घाटा सबसे आपको पता है ना कि भाई जो है जितने का था उतना नहीं रहा तो घाटा है, सिंपल सी बात है। कोई भी बिजनेस में 5 की चीज खरीद के 4 में बेच दिए, घाटा है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा को आप ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे, ये आपको प्रॉपर जो है आपको एक डेफिनेशन के तौर पर याद रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये आता है कि जब सरकार को बोलिएगा मेरे साथ, जब सरकार को कुल प्राप्ति कुल व्यय से कम होती है, या फिर जब सरकार की कुल व्यय कुल प्राप्ति से अधिक हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में फिजिकल डिफिसिट की जो है स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। चलते हैं आगे। राजकोषीय बिल या ट्रेजरी बिल। देखिए, राजकोषीय बिल कहिए, ट्रेजरी बिल कहिए, इसे शॉर्ट में टी बिल कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जो बिल है ये केंद्र सरकार का क्या है? तो अल्प समय के लिए ऋण से उबरने का एक जरिया है। मैंने आपको बताया है कि ये ट्रेजरी बिल जो है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही जारी कर सकता है, न कि बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना के राज्य सरकार, ठीक है। ये सिर्फ केंद्र सरकार ही जारी करते हैं, है ना। ये अल्प अवधि में ऋण से छुटकारा पाने के लिए जारी किया जाता है। तो इसके परिपक्वता की जो अवधि है ये इंडिया में 3 प्रकार की है। कौन कौन से? 91, 2 से गुना कीजिए 182, 2 से गुना कीजिए 364। तो ये 3 प्रकार की है, यह सिर्फ केंद्र सरकार ही जारी करता है। VVI करके रखेंगे। एसएससी ने पिछले 1.5 साल में 3 बार रिपीट किया है इसके दिन को, ठीक है। अगर 1.5 साल में 3 बार रिपीट हो रहा है तो इंपोर्टेंसी रखता है। इसके अलावा मेहंदी लोक कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? मेहंदी लोक कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? अच्छा, एक बात और, बच्चे मैं सुन रहा था कि ये जो उत्तर प्रदेश की एग्जाम है ये TCS कराने वाली है, और बीच में फिर कोई नए यूट्यूबर कल जो है कोई बच्चा मुझे बता रहा था कि जो है थोड़ा सा इसमें संदेह लग रहा है, अभी फिक्स नहीं है। तो बताइएगा आप लोगों को इसके बारे में जो नॉलेज कुछ है पत्तों की, भाई TCS ही कराएगा कि कोई और कराएगा, क्योंकि मैं जो है अब तक TCS पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, TCS के पैटर्न पे। तो बताइएगा कि कौन कराएगा एग्जाम। इसके अलावा मेहंदी लोक कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रसिद्ध है मेहंदी लोक कला है, राजस्थान में है। इनके अलावा गोदना जो आप टैटू बनाते हैं ना, टैटू बनाते हैं ना, टैटू, तो टैटू को हम लोग बिहार में गोदना भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। टैटू नहीं होता है, राम लिखा लेता है कोई कुछ भी लिखा लिया, कोई सिंघम लिखा लेता है ना। तो ये सब जो है क्या भाई, गोदना, है ना। अर्पण, सामा चकेवा, छठ, मिथिला पेंटिंग, ये सभी के सभी कहां से ताल्लुकात रखते हैं? बिहार से, है ना। इनके अलावा काठी गंभीरा, ढाली, जात्रा, कीर्तन, ब्रीटा, बॉल, ये सब कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। ये ब्रीटा डांस मैंने बताया था चेचक से निजात के लिए वहां की जनजातीय समुदाय के द्वारा करी जाती है ना। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। एक लाठी यहां नहीं लिखा गया, लाठी भी लिख लेना भाई। लाठी मार्शल आर्ट फॉर्म है आपका पश्चिम बंगाल का, पहले भी बता चुके हैं। कलवेलिया, इसे गुलाबो सपोरा का नृत्य कहते हैं। घूमर, कठपुतली, चांग, तेरह ताली, भवई, ये सभी के सभी कहां मिलेंगे? आपके राजस्थान में मिलेंगे। कलपेलिया को जो है गुलाबो सपेरा का नृत्य भी कहा जाता है। बिहार के छर कठपुतली को क्या कहा जाता है? यमपुरी कहा जाता है छर कठपुतली को। और कठपुतली मुख्य रूप से कहां का नृत्य है ना? तो राजस्थान का, जैसे कि आपने ऊपर के स्लाइड में देखा। रंगोली, है ना। इसके अलावा बर्ली पेंटिंग, तमाशा, लावनी, लेजिम, फुगरी, कोली, दही हांडी उत्सव, शिवाजी
उत्सव, गणपति उत्सव, गुड़ी पाड़वा, ये सभी के सभी कहाँ पे होंगे? महाराष्ट्र के अंदर मनाए जाते हैं। अगर भैया अगर ये फुगड़ी में महाराष्ट्र ऑप्शन नहीं है तो क्या रहेगा ऑप्शन? गोवा रहेगा ऑप्शन, डोंट वरी। इसके अलावा सरहुल, रोहिणी, सोहराय खोबर पेंटिंग, कुरुख लोक नृत्य, छौ लोक नृत्य यानी सरायकेला का छौ, ये सभी के सभी कहाँ पे? झारखंड में। देखिए छौ 3 होता है, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज, है ना। इनके अलावा भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शक्तियों का चर्चा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 149 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है, इनकी शक्ति, पावर, इस सब के बारे में जो है आपका वर्णन देखने को मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक की जो आर्टिकल है, 48, 49, 50, 51, हमसे आपका गणित अच्छा है, 4 गो आर्टिकल होगा, तो ये चारों आर्टिकल कैग को रिलेट करता है, कैग के बारे में जो है सूचना हमें देता है। ये किस भाग में होगा? तो मैंने भाग पहले ही पढ़ा दिया है, संविधान के सारे आर्टिकल भी पढ़ा दिए हैं, तो आपको तुरंत पकड़ लेना चाहिए आर्टिकल के नाम से कि ये किस भाग में है। आइए एक बार दोहरा दूं जो बच्चे नए हैं, ठीक है भाई। देखिए सबसे पहले भाग 1 आप सभी जानते हैं, राज्यों का संघ, ये आपका जो चलता है कहां से कहां तक चलता है? 1 से 4 तक, है ना, ये आपका भाग 1 है। फिर भाग 2 में आते हैं तो हमारा हो जाता है जी 5 से 11 तक नागरिकता। फिर भाग 3 में आते हैं 12 से 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकार। भाग 4 में 36 से 51 डीपीएसपी। भाग 5 में आएंगे 52 से 151 संघ। फिर भाग 6 में आएंगे 152 से 237। इस प्रकार से आप याद रखते हो जी संविधान के भाग को, तो मोटे मोटे तौर पे जो है आप ऑप्शन छांट देते हो कोई भी आर्टिकल पूछेगा तो, ठीक है भाई। इसके अलावा आर्टिकल 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकाल कितने होते हैं? प्रसाद पर्यंत? नहीं जी, प्रसाद पर्यंत कार्यकाल किसका बताया हूं कि भाई राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। एक तो आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि भाई राज्यपाल जो गवर्नर है ना राज्य के अंदर, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। लेकिन जो कैग होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र हो जाएगा तो उनका जो है सत्ता समाप्त हो जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति के जो है पदाधिकारी हैं? तो लोक लेखा समिति के पदाधिकारी हैं। लोक लेखा समिति की जो प्रतिवेदना है उनकी जांच करते हैं और किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा जो लोक लेखा समिति है इसमें 15 + 7 सदस्य होता है, यानी 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। वर्तमान में कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और पहले कैग कौन थे? बी नरहरि राव थे। कौन थे भाई? बी नरहरि राव। अभी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। देश के 14वें है कैग, ठीक है। इसके अलावा भारत में कितने राज्य की सीमाएं किसी भी समुद्री किनारे को नहीं धोती है? तो 19, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 राज्य जो है समुद्री किनारे को धोती है। आपके सामने ये ग्राफ नीचे आएगा, पहले यहां से पढ़ ले फिर ग्राफ को देखे, याद हो जाएगा। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं, देखिए यहां से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब जो है आपके 9, 4 और 5 को पश्चिमी घाट में और 4 को इधर। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये तटीय राज्य हो जाएगा। आने वाले समय में अच्छा मेरे मुंह से निकला, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ज्ञानर का कोई भरोसा नहीं है कि भारत के पश्चिमी तट में कितने तटीय राज्य हैं। तो 5 गो हो गया और यहाँ पूर्वी में 4 गो। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, और ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु एक्चुअली है ना दोनों में एग्जिस्ट करता है, ये कोने पे है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भारतीय जो बोल दिया वही चीज ऊपर में लिखा है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो आपका पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव और इसके अलावा अंडमान और निकोबार। तो ये भी जो है 4 जलीय वाला तटीय है इस केंद्र शासित प्रदेश। इनके अलावा भारत में तटीय राज्यों में सर्वाधिक तटरेखा की लंबाई किसकी है? समुद्र की तटरेखा की लंबाई 1200 किलोमीटर से ज्यादा है, ये आपका गुजरात का है। दूसरा स्थान तटरेखा वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई टोटल कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। ये पॉइंट 6 लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी बार के एमटीएस के एग्जाम में 7516.2, 7516.8 इस प्रकार से ऑप्शन दिया था, 7516.6 इस प्रकार से। तो ये 6 वाला ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर करना था। मुख्य भूमि की तटरेखा की टोटल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कनाडा है। कौन है भाई? दुनिया की सबसे लंबी स्थलीय सीमा वाला देश कनाडा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है ना। एक सीमा और सचिन भी आप सुने होंगे, तो वो सब नहीं याद रखना है। यहाँ पे आपको सीमा मतलब बाउंड्री याद रखना है। सीमा बांग्लादेश से लगती है, सबसे लंबा इंडिया का स्थलीय में, और सबसे छोटको अफगानिस्तान के साथ लगती है। ये रहा जी आपका जितना मैं बताया कि कौन कौन से तटीय राज्य है, ये आप यहाँ पे
देख सकते हैं। और देखिए ये इंडियन ओशन का पार्ट है, अरेबियन सी, और ये बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल किस घाट में आएंगे? पूर्वी घाट को धोता है, और अरेबियन सी पश्चिमी घाट को धोता है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल में क्या स्थित है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और आपका जो है अरब सागर में लक्षद्वीप। अरब सागर में लक्षद्वीप किस न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो नजदीकी वाले के साथ भागेगा, तो ये केरल के क्षेत्राधिकार में आता है। और जो अंडमान निकोबार है ये किस न्यायालय के अंतर्गत अपना क्षेत्राधिकार रखता है? तो ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रखता है। एक एक बात आपकी एक एक मोती है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी का मिलान गलत किया गया है? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, सूबा, पहले ही मिल गया कल्प्रित, है ना, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही है, पापुआ न्यू गिनी, है ना। इसका पोर्ट मोरस्बी, पोर्ट मोरस्बी एक बहुत छोटा सा पोर्ट है ना, पोर्ट मोरस्बी, तो वही राजधानी है पापुआ न्यू गिनी का। अफ्रीका में कई सारे ऐसे देश हैं, कई सारे ऐसे देश हैं अफ्रीका के अंदर, जो एक उत्तर प्रदेश में करीब 10 देश बन सकता है। इतना छोटा छोटा देश है, 10 क्या 20 को बन सकता है, ठीक है। तो उसमें भी ये जो पापुआ न्यू गिनी है ये भी छोटकुन में आ जाता है। इनका राजधानी आपका जो है पोर्ट मोरस्बी में है, न कि सूबा में है। सूबा जो राजधानी है ना ये फिजी का है, फिजी का है। तो ये गलत मैच ही पूछ रहा है, तो बाद बाकी आपका सही होगा। फ्रेंच गुयाना का कोयन्ने, टोंगा का नुको अल्फा, रोमानिया का बुखारेस्ट, एगो बुडापेस्ट है, इसी प्रकार से सुनने में लग रहा है बुडापेस्ट, है ना, ये बुढ़ा का पेस्ट है। ये आपका हंगरी में है, कहां पे है? हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, है ना। इसके अलावा जो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, इसमें बुखार आ जाता है तो रेस्ट करता है आदमी, है ना। रोम में जाके बुखार आया तो रेस्ट करो, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इसके अलावा ये टोंगा को जरूर याद रखना है, जैसे कि एक प्राकृतिक घटना घटा था टोंगा में पिछले साल, इसीलिए। इसके अलावा जो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी बता दिए पोर्ट मोरस्बी। फूजी के जो पहला ऑप्शन था वो फिजी की राजधानी था सूबा, जिसका मुद्रा डॉलर है। और पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है भैया? है ना, कीना नाम है इसका, एक्चुअली कीना। गांव घर में हम लोग खरीदने को किन्ना ही बोलते हैं मैथिली भाषा में। इसके अलावा क्रोशिया की मुद्रा कूना, है ना। यूरो अब अपना लिया है क्रोशिया। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ क्या? हाँ, एक सेकेंड देखिए, क्रोशिया यूरोजन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है 2023 के अंदर। हालांकि इस बात को 2022 से ही ढोया जा रहा है, लेकिन 2023 के अंदर जो है इसे हरी चिट्ठी मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट में लिख दिया हूं कि अगर मेरे से कोई पहले पढ़ा है कि पहले 19 देशों में पढ़े हुए 20वां जोड़ ले, है ना। नहीं तो एक ऑप्शन के अनुसार मैं लाटाविया भी बताया था कि ये जो है यूरो को अपना लिया है, तो वहां पे थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि बदलते समय के साथ ये बदल गया है। जैसे आसियान में पहले 10 कभी मैं बताया होऊंगा, तो 11वां कर लेना, टिमोर लेस्टे जुड़ गया है ना। अभी जो है आपका G20 में, है ना, 21वां सदस्य अफ्रीकी यूनियन जुड़ गया है। तो ये सब जो है कुछ छोटे बातें आपको तो समय के साथ चलना होगा, ठीक है। तो ये जो है आप क्रोशिया को नवीनतम देश में कर लीजिएगा। इसके अलावा नौवां पुरुषों की T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां पे होगा, है ना। तो नौवां पुरुषों की T20 दो बार लिखा गया, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा 9th T20 वर्ल्ड कप जो जेंट्स वाली है, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। T20 पुरुषों की वर्ल्ड कप की शुरुआत 2007 में हुआ था, और पहले एडिशन के विजेता कौन थे? तो हम ही थे भाई, भारत, है ना, महेंद्र सिंह धोनी साहब थे। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2022 पुरुष ऑस्ट्रेलिया में हुआ, है ना। T20 वर्ल्ड कप जो है 2022 में हुआ, अब 2024 में होगा अगला, जो अमेरिका वेस्ट इंडीज में होगा। तो T20 जो वर्ल्ड कप 2022 में हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। विजेता कौन रहे थे? इंग्लैंड, दूसरी बार। इसके अलावा पाकिस्तान को हराया था। इनके अलावा महिलाओं की T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? तो महिलाओं की T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत जो है ये आपका होती है ज्यादा 2009 में। कब होती है? 2009 में। 2023 में महिला T20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुई, जहां विजेता कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया, और विजेता कौन रहे? मेजबान कंट्री ही यानी अफ्रीका। एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि अफ्रीका ही विजेता रहा, मेजबान कंट्री ही विजेता रहा महिलाओं वाला T20 वर्ल्ड कप 2023 का। इसके अलावा पुरुष की मेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 1975 में। प्रथम 2 संस्करण 75 और 79 यानी 4-4 साल पे होता है। तो प्रथम 2 संस्करण के विजेता कौन रहे? तो वेस्ट इंडीज ही रहे। उस समय वेस्ट इंडीज टीम की जो है काफी ज्यादा धाकर हुआ करता था, और एक ऐसा दिन आया कि 2023 का वर्ल्ड कप खेलवे नहीं किया, क्वालिफाई नहीं किया वेस्ट इंडीज, ठीक है। इसके अलावा पहली बार भारत कब जीता? 1983 में, कपिल देव की अगुवाई में, है ना। इनके अलावा दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हम जीते, 2 बार जीते, और 2023 में हम फाइनल तक जो है रोहित शर्मा की कप्तानी में पहुंचे, जहां पे ऑस्ट्रेलिया हमसे ट्रॉफी ले गया। इसके अलावा 2023 में भारत जो है पूर्ण रूप से मेजबानी की है वर्ल्ड कप का। इससे पहले कई बार मेजबानी कर चुके हैं, लेकिन आंशिक रूप से, आंशिक मतलब किसी और देश में भी आधे अधूरे मैच हुए, यहाँ पे पूर्ण रूप से इंडिया में मैच हुआ इस बार। इसके अलावा जो विराट कोहली है इसे गोल्डन बैट दिया गया है वर्ल्ड कप 2023 में। ऑस्ट्रेलिया जीतने दो, लेकिन विराट गोल्डन बैट तो अपने पास ही है भाई, है ना, यानी मैन ऑफ द सीरीज विराट कोहली को दिया गया है ना। मोहम्मद शमी
धोनी अब वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप, ये भी पहला एडिशन था। कहाँ पे हुआ था? 2023 में दक्षिण अफ्रीका में। और पहले एडिशन में बाजी किसने मारा? भारत। इनके कप्तान कौन थे? शेफाली वर्मा मैडम। और उपविजेता कौन रहे? इंग्लैंड। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता भारत और रनर अप कौन रहे? इंग्लैंड। इनके अलावा आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2022, ये जो पिछले अंडर 90 वाला वर्ल्ड कप हुआ था पुरुषों का, ये आपका वेस्ट इंडीज में हुआ था। विजेता कौन रहे थे? भारत। उपविजेता कौन रहे थे? यहाँ पर भी इंग्लैंड, है ना। और इसमें कप्तान कौन थे? यश धूल, है ना। ये 5वीं टाइम थे भारत का खिताब। इसके अलावा भारत में भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे किया गया या फिर उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो विश्व के मतलब भारत के बाहर लॉस एंजलिस में, है ना, विवेकानंद के नाम से, है ना, लॉस एंजलिस में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है, जो अमेरिका में है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये कब किया गया था? 2020 में इंपोर्टेंसी रखती है, ध्यान रखें, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हो। आप जानते हो योगा पे कितना बल देते हैं मोदी साहब, योगी साहब, है ना। और योगा में जब इंटरनेशनल स्तर पे कोई विश्वविद्यालय खुल जाए तो कितनी बड़ी बात होती है ना। प्रतिवर्ष विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। पहली बार विश्व योगा दिवस कब मनाया गया? तो 2015 में। खाली इंडिया में नहीं जी, वर्ल्ड लेवल पे। तभी तो मोदी जी को इतना पसंद करते हैं लोग। ठीक है, तो ये वर्ल्ड लेवल पे किया गया। इसके अलावा वर्ष 2023 के योग दिवस का थीम क्या रखा गया? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग था। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग था। G20 की भी जो बैठक हुआ ना, वहां पर भी यही थीम था, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन वहां पे वन ओनली अर्थ, एक परिवार, इस प्रकार से था, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, वहां पे 3 टर्म थे, है ना। और वसुधैव कुटुंबकम वहां पे कॉमन था, यहां भी है। इसके अलावा योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। पतंजलि बिहार के मुंगेर में सबसे पुराना जो है इंडिया का योग विश्वविद्यालय का स्थापना करा गया था सत्येंद्र पंडित के द्वारा, पंडित सत्येंद्र के द्वारा। इनका नाम था स्वामी पंडित सत्येंद्र, तो सत्यानंद, माफ कीजिएगा, सत्यानंद, तो इनके द्वारा किया गया था। सत्येंद्र और सत्यानंद में फर्क तो है। इसके अलावा भारतीय संविधान की 128वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है ना। 108वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो ये जो है आपका जी, ये आपका जो है महिला आरक्षण बिल से है। किससे है? महिला आरक्षण बिल से है ना। इसके अलावा इस बिल को सितंबर 2023 में पास किया गया है। इंपोर्टेंसी रखती है, करंट सेक्शन से आएगा, है ना। तो इस जो महिला में अब महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हो गई है? तो 33% सीट आरक्षित हो गई है, ध्यान रखिएगा। 1993 के, है ना, 1993 के 73वां संविधान संशोधन, है ना। यहाँ से एक सेकेंड देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, ये 1992 में आया था, है ना। तो वो आप दोनों बात ध्यान रखें, 1993 में लागू हुआ था। तो यहाँ पे लागू होने के पर्पज से 1993 लिखा गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कट करके 92 लिख के भाई अधिनियम जरूर लिख दूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। और नीचे क्वेश्चन में मैं ये भी लिख दूंगा PDF में कि लागू हुआ था 93 में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कितना भी कह लूँ, बच्चे जो PDF लेते होंगे, मुझे नहीं लगता है कि सब देखते होंगे वीडियो। अगर देखेंगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ एक ईयर के अंदर, एक ईयर क्या 6 से 8 महीने मुझे, अगर आप मुझे देख लिए, समझ लिए, परख लिए, तो आपके GK GS में 25 में से 22+ क्वेश्चन नहीं बने ना, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना भैया। तो ये जो 93 में 73वां संविधान संशोधन के तहत पूरे देश में पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। कई सारे स्टेट बढ़ा के अब इसे 50% कर दिया है, जैसे मध्य प्रदेश है, बिहार भी है हमारा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में 20% के आरक्षण की बात करी जा रही है भैया, है ना। बड़ी मौका है यहाँ पे एक महिलाओं के लिए, है ना, महिलाओं के लिए। 106वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 2006 में संविधान के भाग 9B जोड़ा गया। ये इंपोर्टेंसी रखता है संविधान का 9 का B। क्यों? ये सहकारी समिति से है। सहकारी समिति का जिक्र आपको कहाँ पे मिलता है? एक तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 के एक पार्ट में मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है DPSP के अंदर भी मिलेगा सहकारी समिति की बात। ठीक है, तो ये दोनों जगह एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको बताया शिक्षा 3 जगह एग्जिस्ट करता है हमारे संविधान के अंदर। एक तो हमारा जो है आर्टिकल 21 के यानी फंडामेंटल राइट में करता है, दूसरा हमारा 45 आर्टिकल DPSP में करता है, और तीसरा हमारा आर्टिकल 51 के 1-11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां भी करता है। 3 जगह एग्जिस्ट करता है शिक्षा। तो 9 का B कब जोड़ा गया? 106वां संविधान संशोधन 2002 के लिए सहकारी समिति से ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा GST से, देखिए एक चीज बात यहाँ पे गौर करने वाली है कि बच्चे क्या करते हैं, 101वां संविधान संशोधन याद कर लिए हैं, मैं भी याद बहुत बार कराया हूँ। 101वां संविधान संशोधन याद करना भी चाहिए। 101वां GST से, 102वां OBC से, 103वां EWS से और 104वां SC ST और एंग्लो इंडियन से संबंधित है। मैंने कल के वीडियो में भी ये चीज पिन किया था ताकि आप एक साथ चारों को याद कर पाए। ठीक है भाई, तो जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम बना, ये जो विधेयक आया था, तो ये किस क्रमांक का था? तो 122वां क्रमांक का था। और ये दिल्ली HCM के एग्जाम जो 22 के शुरुआती
फरवरी में शायद हुआ था, 2022 के फरवरी में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने उसके एनालिसिस करवाया था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चे 101 करके आए, और जब आंसर किया मैंने वहां पे बताया आप गलत करके आए हो। बहुत सारे बच्चे नीचे कमेंट किए कि नहीं सर 101वां ही होगा, लेकिन मैं बताया कि जब आपको संविधान संशोधन विधेयक लिखा है ना, तो विधेयक का क्रमांक ज्यादा होगा, क्योंकि सारे एक्सेप्टेंस नहीं हो जाते, कुछ रिजेक्ट भी होते हैं, कुछ लंबित भी रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इसीलिए जो पारित हो गया 101वां है अधिनियम, और जो जिस क्रमांक से आया था ये 122वां है, ध्यान रखेंगे। तो 101 अधिनियम के थ्रू जो है जीएसटी लागू हुआ था, 122वां संविधान संशोधन विधेयक जीएसटी से ही संबंधित है। आई होप समझ गए बात। इसके अलावा जो आपका जीएसटी है 1 जुलाई 2017 को लागू करी गई थी। जीएसटी में टोटल जीएसटी परिषद में टोटल कितने होते हैं? 33 सदस्य होते हैं, जिसमें 31 प्लस 2 होते हैं। 31 कहां से आते हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा से, और 2 को कहां से आते हैं? केंद्र से आते हैं। 279 का ए आर्टिकल जीएसटी परिषद से संबंधित रखते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर ही होते हैं इंडिया का, है ना, वित्त मंत्री ही होते हैं। इसके अलावा जीएसटी की स्लैब क्या है? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ये हमारा स्लैब है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीज है जिसमें जीएसटी लगना ही लगना है, जैसे सोना वगैरह आप अगर खरीदोगे ना तो 0.2% कम से कम जो है आपसे डिमांड करी जाती है, तो 0 भी कभी कभी एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? पंडित चतुरलाल, देखिए पंडित चतुरलाल तबला बजाते थे, तबला, है ना। पंडित से किन 4 को ज्यादा पूछता है? पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित है, वो ये पूछता है ना। तो पंडित चतुरलाल, पंडित जसराज भी पूछा जाता है आपको, है ना, पंडित जसराज, है ना। तबला के अन्य प्रमुख कलाकार में जाकिर हुसैन, अला रखा खान, गुदई महाराज, लतीफ खान, कृष्ण महाराज, किशन महाराज होगा, यहाँ पे कृष्ण नहीं लिखिएगा, इसे किशन लिखिएगा, ठीक है, किशन महाराज। एक मेरा बच्चा किशन है जो अभी मुंबई इनकम टैक्स में अभी ज्वाइन करेगा, है ना। इनके अलावा फैयाज खान, अंबिका प्रसाद, सुखविंदर सिंह, विजय घाटे, ये सभी के सभी जो है आपके तबला से संबंधित है। इनके अलावा सरोद के प्रमुख वादकों में अमजद अली खान, अली अकबर खान, अल्लाउद्दीन खान, बुद्धसेन दासगुप्ता, ये सरोद प्ले करते हैं। सारंगी के प्रमुख वादकों में आएंगे पंडित राम नारायण, इंद्रलाल, सबरी खान, सुल्तान खान, वजीर खान, आसिफ अली खान, सुकूर खान, ये भी पूछा गया था, सुकूर खान, ये भी आपका जो है क्या बजाते हैं भाई? सारंगी। बांसुरी के प्रमुख वादकों में, है ना, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, ये जनरली सबको याद है। राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, बी कुंजमणि, टी.आर. महालिंगम को याद रखिएगा, पहले भी बता रखा हूं। अलका ठाकुर जो है ना बांसुरी में जो है पोस्ट ग्रेजुएट करने वाली इंडिया में महिला बनी है, तो इसे जरूर ध्यान रखें मेरे भाई। पीजी करने वाली महिला बनी है जो बांसुरी से पीजी की है, बांसुरी बदन में, ठीक है भाई। इनका नाम है अलका ठाकुर। आनंद फानन में ये क्वेश्चन एग्जामिनर रख सकता है, लेडीज वाली बात है, और अलग काम करके दिखाई है, सैल्यूट है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां, है ना, अली अहमद, ये शहनाई प्ले करते थे। इनके अलावा अन्नपूर्णा देवी सुरबहार। इनके अलावा अगला प्रश्न हमारा ITCZ। सबसे पहले तो ITCZ का आपसे फुल फॉर्म डिमांड करूंगा, पहले भी मैं आपको बता रखा हूं, हालांकि मैं यहां पे लिख ही रखा हूं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ये कौन सा जोन होता है? ये भूमध्य रेखा जो होती है ना आपके पृथ्वी के बीचों बीच भूमध्य रेखा, है ना, 0 डिग्री, तो यहां पे ये एग्जिस्ट करता है। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। मैं 5 डिग्री बहुत लंबा खींच दिया क्योंकि इतना ही में पूरा पुराना है, हमें फिर भी आपको समझाने के लिए मान लीजिए 5 एकदम छोटा बिंदु जैसे ही होगा, लेकिन मैं इतना बड़ा खींच के बताया कि नॉर्थ और 5 डिग्री और नॉर्थ साउथ, यानी दोनों साइड के जो क्षेत्र होंगे भूमध्य रेखीय आसपास के क्षेत्र, उसे हम क्या कहते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। और ये क्या होता है? एक निम्न दाब का केंद्र होता है। क्या होता है भाई? निम्न दाब का केंद्र होता है, ठीक है भाई। तो ये भूमध्य रेखा पर यहाँ पे लिखा है कि यह क्षेत्र किस रेखा पे होती है, तो भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा की जगह पर आप विषुवतीय रेखा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यह पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है, और उत्तर और दक्षिण दोनों दिशा में यह निम्न दाब का क्षेत्र है, जहां वायु या व्यापारिक पवनें ऊपर उठती है ना। अब यहां पे एक चीज और लिखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांशीय विस्तार को ITCZ जोन में पाया जाता है, या फिर ITCZ जोन कहा जाता है। आई होप एक बात समझ गए, 4 बात बताया मैंने। ITCZ जोन का फुल फॉर्म बताया। इसके अलावा ITCZ कहां पे होता है? भूमध्य रेखा में होता है। किस तरफ होता है? दोनों तरफ। कौन कौन से कितने अक्षांश के बीच में होता है? तो 5-5 डिग्री दोनों तरफ, ठीक है। कैसा केंद्र होता है? निम्न दाब का केंद्र होता है। यहाँ पे क्या होता है? पवने क्या होते हैं? ऊपर की तरफ उड़ते हैं। कौन सी पवने? व्यापारिक पवने की पछुआ पवन। तो व्यापारिक
व्यापारिक पवन। ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डोलेड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? डोलेड्रम कहते हैं। इसके अलावा भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच कौन सा हवा चलता है? तो अक्षांश, अश्व अक्षांश है ना, हॉर्स लेटीट्यूड इसे बोलते हैं, अश्व अक्षांश, अश्व माने घोड़ा। इसके अलावा भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच कौन सी हवा चलता है? गरजता चालीसा, रोरिंग फोर्टिज, गरजता चालीसा। ठीक है भाई। इसके अलावा ये पछुआ पवन है, गरजता चालीसा। कितने दफा आपके एग्जाम में पूछा गया है कि गरजता चालीसा क्या है? पछुआ पवन का उदाहरण है। इसके अलावा हवाएं जो है किस बल के कारण अपने उत्तरी नियम मतलब उल्टा नियम को फॉलो करता है? जैसे जनरली क्या होता है कि कोई भी चीज ना दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चलेगा और उत्तरी गोलार्ध में उल्टा चलता है, लेकिन हवा क्या होता है? उल्टा हो जाता है। किस बल के कारण? कैरियोलिस बल के कारण। इसका नाम भी ऐसा है ना, कैरियोलिस बल के कारण, है ना भैया। ठीक है, इसकी उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर की ओर चलती है। यहाँ पे दक्षिण की ओर कहने से मतलब है दायां, मतलब राइट समझिएगा, और यहाँ पे उत्तर की ओर कहने से मतलब है लेफ्ट, यानी बाएं की तरफ। यानी उत्तरी गोलार्ध में दाएं बाजू चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं बाजू चलती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये कैरेलियस बल को आप किस बल के तहत देखते हैं, है ना, तो ये एक जो है आपका क्या होता है? आभासी बल होता है। ठीक है, आभासी बल का उदाहरण है। इसके अलावा भूमध्य रेखा के सारहे, यहाँ पे मैं सारहे, भूमध्य रेखा के सारहे 23 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, सारहे 23 डिग्री साउथ को मकर रेखा, 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन रेखा, याद रखिएगा, ग्रीन बीच से गुजरती है और ग्रीन बीच यूके के अंदर है। इसके अलावा 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जो है ये श्रीनगर में स्थित है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 2023 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में चिन्हित किया गया है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ 68 से अधिक प्रजाति के लगभग बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्यूलिप पाए गए हैं, तो इसीलिए एक रिकॉर्ड बना है, चर्चा का विषय बना है। तो जगह आपसे पूछेगा कहाँ है? श्रीनगर में है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जहांगीर द्वारा बनाया गया नमूना निशात बाग है। ये भी आपके एग्जाम में 2 करोड़ बार एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हजरत बल मस्जिद, ये आपके जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, यानी आपके श्रीनगर में ही स्थित है हजरत बल मस्जिद, जहां माना जाता है कि इस्लाम का जो है पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके एक बाल हेयर को सुरक्षित रखा गया है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर 2019 में धारा 370 हटने के साथ साथ राज्यों से हटकर क्या बन गया? यूटी बन गया। एक नहीं, कितने? 2 बन गए। ठीक है, इनके अलावा सल्तनत काल के में दीवान ए मुस्त खराज किस विभाग से संबंधित था? तो भैया दीवान ए मुस्त खराज जो है ये राजस्व विभाग से संबंध रखता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कालीन के कुछ विभाग जैसे सल्तनत कालीन विभाग है और ये विभाग का संबंध है। दीवान ए रसालत ये है भैया विदेश विभाग, फॉरेन मिनिस्ट्री। इसके अलावा दीवान ए खैरात दान विभाग, दीवान ए अमीर कृषि विभाग, एग्रीकल्चर वाला जो है मतलब सेक्टर हुआ करता था। कौन सा? दीवाने अमीर, है ना, दीवाने अमीर, दीवाने कोही, दीवाने अमीर, दीवाने कोही। यहाँ पे थोड़ा सा सस्पिशन है ना, इसको थोड़ा सा ये कीजिएगा, है ना, ये दुन्नू में एक के में आएगा। ठीक है, ये देखिए दीवाने कोही नीचे लिखा है, इसका क्या होगा? कृषि विभाग से, ये मोहम्मद बिन तुगलक से ही संबंधित है। इनके अलावा दीवान इस्तिहाक ये पेंशन विभाग से है, दीवान बिजारत वित्त विभाग से है, दीवान अर्ज सैन्य विभाग से है। तो ये कुछ दीवाना तेरे आया बाबा तेरे शिरडी में, तो इनसे कुछ दीवाना वाला क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। ठीक है भैया। अगला है सल्तनत काल की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में करी गई थी। इसे ममलूक, इलवारी ये सब वंश कहा जाता है। सल्तनत काल में कुल 5 वंशों ने शासन किया। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ध्यान रखेंगे, सबके पहला शासक बता दिया हूँ। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण कौन करवाया? अब यहाँ से थोड़ा सा रामायण आपको देखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज आपके सल्तनत काल में हुई थी। ठीक है, हाँ अच्छा, ये दीवान अमीर और दीवान कोही जो है ना, ये दोनों एक ही जगह मुझे लिखना चाहिए था, अलग अलग लिख दिया हूँ, तो अलग अलग याद कर लीजिए, सिंपल सी बात है, कृषि से संबंधित ही होगा दोनों, है ना। इसके अलावा सल्तनत काल में नहरों का निर्माण सबसे पहले तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने करा। बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक ने करा सिंचाई व्यवस्था के लिए। इसके अलावा सल्तनत काल में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। पूर्ण रूप से कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने बनवाया।
पांचवा और अंतिम फ्लोर जो है कौन बनवाया? फिरोज तुगलक ने बनवाया। सीरी का किला, हजार खंबा महल, बाजार नियंत्रण प्रणाली, अस्थाई परमानेंट सेवा, दक्षिण उत्तर विजित, ये किसके दौरान द्वारा हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। सिजदा एवं पैबोस, नवरोह, लौह एवं रक्त की नीति कौन अपनाया? बलबन। चांदी और तंबा के जीतल और टका किसने चलवाया भैया? है ना, इल्तुतमिश ने चलवाया। सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। इब्न बतूता किसके समय भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। सबसे अधिक दिन तक किस वंशों ने शासन किया? तुगलक वंश ने शासन किया। पानीपत की प्रथम लड़ाई में किस शासक के साथ युद्ध हुआ? मुगल वंश के अंतिम शासक और लोधी वंश के भी अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के साथ। और मुगल वंश की स्थापना, सल्तनत की समाप्ति। और मुगल वंश कब समाप्त माना गया? 1857 में सिपाही विद्रोह के समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके अंग्रेज ने रंगून ले गया, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है भाई। इसके अलावा नवपाषाण काल में चावल का साक्ष्य प्राप्त किए प्रसिद्ध स्थल कोल्डिहिवा उत्तर प्रदेश में कहां स्थित है? देखिए दोस्तों, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं, मुझे नाइट ड्यूटी जाना है ना, इसलिए। तो ये जो कोल्डिहिवा है ये उत्तर प्रदेश में कहां पे है? इलाहाबाद में स्थित है कोल्डिहिवा। यहाँ पे चावल का आपको साक्ष्य मिला था। ठीक है, चावल का साक्ष्य। देखिए, आप कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये हड़प्पा कालीन स्थल है, तो ये नहीं, ये हड़प्पा कालीन स्थल से हट के है। जो आप पूरा पाषाणिक समय में स्थल खोजा गया, नवपाषाण में, मध्यपाषाण में, तो वो वाली स्थल से ये ताल्लुकात रखता है आपका कौन सा? कोल्डिहिवा। उत्तर प्रदेश के ये पूरा पाषाणिक स्थल है ना। ये कहाँ पे है? एक सेकेंड, ये आपका कोल्डिहिवा, हाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अन्य पूरा पाषाणिक युग से प्रसिद्ध स्थल बेलन घाटी, ये कहाँ पे है? मिर्जापुर में है। 2 करोड़ बार आपके एग्जाम में आया है। बेलन घाटी कहाँ है? आदमी घाटी देख के ही कोई तटीय मार देता है, मिर्जापुर छोड़ देता है। इसके अलावा पूरा पाषाण काल के सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है मनुष्य के लिए भैया? आग की आविष्कार। आग के आविष्कार जो हुआ था ना, ये पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। इनके अलावा पूरा पाषाणिक काल में जो औजार वगैरह की खोज का श्रेय है ये किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। और भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध भीमबेटका का गुफा जो आप एमपी के अंदर देखते हैं, ये भी आपका पूरा पाषाण कालीन स्थल के रूप में ही चिन्हित करी गई है। उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणिक काल में मेहरगढ़, मेजा जानते हैं ना, उत्तर प्रदेश में मेजा भी है और मांडा रोड भी है। ठीक है। और एगो मांडा जम्मू कश्मीर में भी है, जो हड़प्पा कालीन स्थलों में सबसे उत्तरी साइट है, जो मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और एगो मांडा रोड भैया आपके उत्तर प्रदेश में भी है। मैं घर जाता हूं तो मैं देखता हूं उसको। इसके अलावा नवपाषाण काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ किया था। गेहूं और जौ का साक्ष्य कहां से मिला? मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला। इसके अलावा ताम्र पाषाणिक युग में सबसे पहले तांबा धातु की प्रयोग हुई, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए आपसे क्वेश्चन करता है कोई भी एग्जामिनर कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु को प्रयोग में लाया, तो तांबा। इसके अलावा हड़प्पा कालीन सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, ये भी आपके कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। सबसे पश्चिमी आपका हो जाएगा, है ना, क्या होता है मोहन जो सुरकोतदा हो जाता है सबसे पश्चिमी। सबसे उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर पूर्वी, और सबसे दक्षिणी हो जाता है दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो एगो पाकिस्तान में है, बाद बाकी 3 गो इंडिया में हड़प्पा कालीन अंतिम छोड़। इसके अलावा तिराप और नोबा नदी किसकी सहायक नदी है? अरुणाचल प्रदेश में बहती है ना। तिराप और ये क्वेश्चन क्या है? तिराप और नोबा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? राइट, अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय भूभाग में ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही जो है आपका, है ना, एंट्री मारती है देहांग के नाम से। आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जहां से निकलते हैं तिब्बत के मानसरोवर से, वहां पे उसे जो है संगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा है, नामदफा नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार को भी टच करता है। मैंने आपको इसका कोड भी बताया था कि म्यांमार से कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, तो ममी आना, है ना। इसके अलावा आना मतलब आ में आपका अरुणाचल प्रदेश है और नाम में नागालैंड है। भारतीय रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी लूनी, जो आपका कच्छ किरण गुजरात में विलुप्त हो जाती है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी में के बीच में बहती है, पर्वतमाला के बीच में है। सतपुरा पर्वतमाला के बीचों बीच नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। अलकनंदा और भागीरथी कहां से निकलती है? खरक ग्लेशियर से। ये एमटीएस 2023 में पूछा गया है ना। खरक ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा और भागीरथी। और कल जो नदी वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बता दिया था कि नंद प्रयाग में कौन मिलेगा, कर्ण प्रयाग में कौन मिलेगा, विष्णु प्रयाग में कौन मिलेगा, देव प्रयाग में कौन नदी मिलेगा, अलकनंदा से। ठीक है मेरे भाई, तो वहीं जाके वॉच करें नदी वाला विशेष जानकारी के लिए। इनके अलावा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, है ना, कौन सी संधि हुई थी सेकेंड कर्नाटक युद्ध में? तो ये आपका पांडे-चिरी की संधि है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी विजय रहा था। ठीक है। जनरली हम मन में क्या सोच लेते हैं कि फ्रांसीसी को हमेशा अंग्रेजों ने हराया ही है, ऐसा नहीं है, कभी कभी जीतता भी है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए एक बहुत अच्छा गीत है हमारा भरत शर्मा व्यास साहब का कि सब दिन होत ना एक समाना। ठीक है। इसके अलावा
कभी फुर्सत में मिलिए गीत सुनाएंगे आप लोगों को, है ना। इनके अलावा प्रथम कर्नाटक संगीत 1946 से 48 के भी बता दिया। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 के बीच कर्नाटक के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है आपका पेरिस की संधि हुआ था। यानी थर्ड वाला कर्नाटक युद्ध में कौन से संधि हुए थे, तो पेरिस की संधि हुए थे। इसके अलावा बार्डिवास के युद्ध में फ्रांसीसी का सत्ता जो है लगभग समाप्त हो गया, यानी ब्रिटेन को जोड़ तोड़ जीत मिला इसमें, 1760 में हुआ था। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध के तहत जो है कौन सी संधि, है ना, बेसिन की संधि, बेसिन की संधि, है ना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, बेसिन की संधि कब होती है, 1802 में। डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि बेसिन की संधि किसके किसके बीच हुआ था, तो बाजीराव सेकेंड यानी बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में करी गई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में सूरत की संधि के तहत प्रारंभ हुआ था और सालावाई की संधि जो 1782 में हुआ इसके तहत समाप्त हुआ था। वैरेन हैंगस्टस उस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करता था। देखिए सालावाई की संधि, पुरंदर की संधि, और एक अभी मैंने कौन सा बताया, सूरत की संधि, और एक और बताया था, है ना, सालाबाई की संधि, पुरंदर की संधि, एक यहाँ पे लिखा है ना, कौन सा है भाई, रुकिए जो संधि इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ भाई, है ना। बसीन की संधि, ये तीनों चारों जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा मैनपुरी तरकसी को जीआई टैग से कब सम्मानित किया गया, मैनपुरी से नाम स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश का शहर है, तो 2023 में, है ना। 2023 में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे चीज को जीआई टैग मिला है, जैसे आपका, है ना, अमरोहा ढोलक को मिला है, बागपत होम फर्निशिंग को मिला है, बाराबांकी हथकरघा उत्पाद को मिला है, कल्पी निर्मित कागज को मिला है, महोबा का गौरा पत्थर को मिला है। तो ये सभी को जो है उत्तर प्रदेश से रखता है। महोबा आप जानते हैं ना, अल्लाह उदल, है ना, महोबा, ये महोबा जो है ये मानिकपुर से जो है जाते हैं तब आपको रास्ते में मिलेगा, जब आप झांसी जाओगे बांदा यानी बुंदेलखंड वाले इलाका में है महोबा, ठीक है, सिंपल सी बात। इसके अलावा जीआई टैग भारत में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। रामसर स्थल में पहली शामिल होने वाली साइट चिल्का झील उड़ीसा है। यूनेस्को में शामिल होने वाली प्रथम साइट ताजमहल, आगरा का किला, एलिफेंटा का गुफा और अजंता का गुफा, ये चारों को एक ही साथ जो है 1983 में शामिल किया गया था। 1923 में यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से ताल्लुक रखते हैं और होयसल के जो है मंदिरों के समूह को शामिल करी गई है। आजादी पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है, तो अरुंधति राय है। अरुंधति राय के पुस्तकों में द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी प्रमुख है, काफी बार पूछे जाते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हजारों बार आया है। इसके अलावा इंडिया टुडे एग्जाम का इंडिया टुडे किताब का नाम है, माई सेडिशियस, ये सब जो है आपके अरुंधति राय की पुस्तकों में से। इनके अलावा रामचंद्र गुहा के नवीनतम पुस्तकों में जब भी आया है रिवेल्स अगेंस्ट द राज, ये नवीनतम है, अभी जो है थोड़ी दिन पहले विमोचन हुआ है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा रामचंद्र गुहा के अन्य पुस्तकों में गांधी बिफोर इंडिया, इंडिया आफ्टर गांधी, ये द ए कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, ये सभी रामचंद्र गुहा की पुस्तकों में से है। रस्किन बॉन्ड की नवीन पुस्तक आ गया है द गोल्डन ईयर्स, ठीक है। छत पर कैमरा, द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, द रोड टू मसूरी, ये सभी के सभी जो है आपके रस्किन बॉन्ड की पुस्तक में से हैं। अमिताभ कांत की भी नई पुस्तक आ गए हैं, मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज। आप जानते हैं कि कैसे लिखे हैं और क्या इस शीर्षक से जो है किस चीज की बात निकल रही है। इसके अलावा जंगल नामा, द रिवर ऑफ स्मोक, द लिविंग माउंटेन, द रिवर ऑफ स्मोक, 2 बार लिखा गया। ये सभी के सभी पुस्तक अमिताभ कांत साहब के हैं। इनके अलावा शशि थरूर की भी नवीनतम पुस्तक आ गई है, 2022 में ही आया था, हालांकि अम्बेडकर ए लाइफ तब से नहीं रिलीज हुआ है। एन इरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इनग्लोरियस एम्पायर, द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये सभी के सभी जो हैं शशि थरूर साहब की पुस्तक हैं। दिसंबर 2023 के अनुसार झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन साहब है। झारखंड राज्य का गठन 2000 में हुआ था, बिहार से अलग हो गए, बिहार के दक्षिणी पार्ट है और आपका जो है खनिज के दृष्टिकोण से परिपूर्ण है। हेमंत सोरेन वर्तमान में मुख्यमंत्री है झारखंड का। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। योगी आदित्यनाथ का कौन सा कार्यकाल है, तो लगातार दूसरी कार्यकाल है। इसके अलावा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल बने हैं, राज्यपाल एज इट इज करलाज मिश्र हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कांग्रेस की पार्टी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बना है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम किसकी मिश्र धातु है, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम लिखा गया यहाँ पे, मैग्नीशियम होगा, ठीक है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे एल कीजिए। मैग्नीशियम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का जो है मिश्र धातु है। लोहा और निकेल के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, आपका जो निकेल धातु कहा जाता है, निकेल स्टील कहते हैं लोहा और निकेल के मिश्र धातु को। जब इसी निकेल स्टील में आप क्रोमियम को भी मिला दोगे, यानी लोहा क्रोमियम और निकेल, अब तीनों हो गया ना, लोहा निकेल तो पहले मिला है तो निकेल स्टील बना, और जब निकेल स्टील में क्रोमियम
एल्यूमिनियम भी मिला दिए तो स्टेनलेस स्टील बनेगा। स्टेनलेस स्टील आप सभी देखते हैं, दाढ़ी काटने वाला जो ब्लेड है स्टेनलेस स्टील लिखा भी होता है उस पर, इसके जब तक जल के संपर्क में नहीं जाएगा इसमें जो है जंग नहीं लगेगा। कॉपर और टीन के मिश्र धातु को बेल धातु या घंटा धातु कहते हैं। शीशा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। फ्यूज का तार इसी का बना होता है, शीशा और टीन के मिश्रण का, है ना, तो फ्यूज के तार मतलब सोल्डर, ठीक है, क्योंकि सोल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसीलिए इसका नाम सोल्डर भी है, दैट्स इट। इसके अलावा इसके गलनांक क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसीलिए जो है आपका परिपथ को ब्रेक कर देता है जब धारा हैवी फ्लो, करंट धारा जो है हैवी फ्लो होने लगता है या फिर करंट हैवी फ्लो होने लगता है। सोना और चांदी के मिश्रण को इलेक्ट्रम कहते हैं, ये आपसे पूछा गया था एसएससी के द्वारा। तांबा और जस्ता के मिश्रण को पीतल कहते हैं। इनके अलावा किस गवर्नर जनरल ने सिविल सेवा की परीक्षा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 कर दिया था, तो लीटन घटाया और रिपन फिर से बढ़ा दिया, ठीक है, फिर से 21 कर दिया। इसके अलावा लॉर्ड लीटन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जो प्रेस पर आपको अंकुश लगाता था, इंडियन आर्म्स एक्ट, ये दोनों 1878 में आया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति रिपन ने के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन सिविल सेवा परीक्षा में पुनः जो है 21 वर्ष कर दिया एज को, ठीक है ना, पहले घटाया लीटन कर दिया रिपन। वर्नाक्युलर आया लीटन के समय, खत्म हो गया किसके, रिपन के समय, तो मतलब लीटन और रिपन में नहीं बनता था, ठीक है। इसके अलावा लगातार 10 वर्षों पर जनगणना होने लगा किसके समय, रिपन के समय। इसके अलावा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा है, तो भारत में उद्धारक का संज्ञा दिया था, उद्धारक, मुक्तिदाता, समझ रहे हैं। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो रिपने को कहा जाता है। इसी के काल में अल्बर्ट विधेयक पास किया गया था। शिक्षा की जो हंटर आयोग का गठन है 1882 में, यह भी आपका रिपने के समय आया था। यहाँ पे अल्बर्ट जो बिल है ना, यहाँ पे कुछ गलत टाइप हो गया, मैं इसे करेक्ट करके दूंगा, बिल्कुल चिंता न करें, ये उदाहरण की जगह पे उद्धारक लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, यह किया गया था जी बैरन हैंगस्टस के समय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 74 में, ठीक है। इसके अलावा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, ये भी आपका बैरन हैंगस्टस के समय ही आया था। बैरन हैंगस्टस के समय ही जोनाथन डंकन नामक व्यक्ति ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मटकोफ को कहा जाता है। डलहौजी के काल में राज्य हड़प नीति 17 को सबसे पहले 1848 में मिलाया। रेलवे का प्रचालन आपका 1853 में होता है। वुड के डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित है 1854 में होता है। तो ये सभी के सभी डलहौजी बाबा के समय में हुआ था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा ना, तब आप जो है बैरन हैंगस्टस को मारिएगा, बड़ा फर्क है भाई, है ना। इसके अलावा प्लासी के युद्ध में यही भाग लिए थे, कौन, रॉबर्ट क्लाइव, कि इसके अंग्रेज की तरफ से, अंग्रेज था ही। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि 1765 में जब आपका बक्सर के युद्ध में जब हार गए 1764 वाला हमारे त्रिकुटी से ना, तब जो है एक संधि हुई इलाहाबाद की संधि। तो उस इलाहाबाद के संधि में, है ना, भले बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो अगुवाई किया था अंग्रेज की तरफ से, लेकिन संधि किसके साथ होता है, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। 14 देवी देवताओं की पूजा किस त्योहार में, खर्ची पूजा में। खर्ची पूजा कौन महीना में होता है, जुलाई महीना में। क्या वो देवी देवता है, 14 को, कितना दिन होता है, तो 10 दिन। कौन से राज्य में होता है, तो कहिएगा ये त्रिपुरा में होता है, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड की प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल दिसंबर माह में मनाया जाता है ना, ये प्रथम सप्ताह में 10 दिन तक, है ना। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। बिहान मेला ये उड़ीसा में कौंध जनजाति के द्वारा, और इसी प्रकार से मेदराम जात्रा मेला कोया जनजाति के द्वारा, कहाँ पे, तेलंगाना में, है ना। कोया जनजाति उड़ीसा में भी पाया जाता है, इसीलिए चर्चा करना उचित समझा। इसके अलावा बिहू कुह उत्सव, इसमें अपवाद वाली उत्सव ही आप देखने को मिलेगा। ये वाली स्लाइड में मैं जैसा ही रखा हूँ ताकि आप परीक्षा में गलती करके ना हो। देखो बिहू जो है असम का है, लेकिन बिहू कुह उत्सव जो है ना, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है भाई। कटी बिहू, है ना, कटी बिहू, रंगोली बिहू, भोगाली बिहू, ये रहेगा तो असम, और बिहू कुह रहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अट्टुकल पोंगल, देखिए पोंगल होता है तमिलनाडु में, लेकिन अट्टुकल पोंगल कहाँ पे होता है, केरल में। केरल में भगवती मंदिर है, वहां पे होती है महिलाओं के द्वारा। गान नगई याओ सांग, ये कहाँ पे होते हैं, मणिपुर में। याओ सांग क्या है, मणिपुर की होली है। याओ सांग फेस्टिवल के अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है मणिपुर में, याओसांग फेस्टिवल के अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है मणिपुर में। आप सभी से हमारा डिमांड रहेगा, मैं ये भी देखना चाहता हूं कहां तक बच्चे पहुंचते हैं। उत्पादन के कुल कितने मूल कारक होते हैं, 4। उत्पादन के 4 मूल कारक कौन से होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम वृत्ति। लेकिन आजकल जो है 5वीं भी माना जाने लगा। जैसे आप जानते हैं कि भाई ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की 3 अवस्था, लेकिन प्लाज्मा को भी चतुर्थ अवस्था का दर्जा दिया गया। उसी प्रकार से उद्योग का जो 5वें रूप में जो देखते हैं हम इसे हम देखते हैं भाई संगठन को, है ना, कॉम को, है ना, यूनिटी को, है ना, एक संगठन को हम 5वें
जो है उद्योग के तौर पे देखते हैं, मतलब बेसिक नीड में। इसके अलावा पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है? जहां पे उत्पादनकर्ता अधिक होता है या बेचने वाला ज्यादा हो या फर्म ज्यादा हो। उत्पादकता किसे कहते हैं? देखिए, उत्पादकता और प्रतिरोधकता ये जितना छोटने देखने में लगता है ना, उतना ही फटाक से गलती करवा देता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। घाव करे गंभीर, देखने में लगे छोटू, है ना। तो उत्पादकता आप समझ रहे हैं कि भाई उत्पादन के जो लास्ट पर उत्पादकता, भाई क्या कितना आउटपुट निकला, उत्पादकता है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल इकोनॉमिक्स के टर्म में इसे व्यक्त करना है तो उत्पादन प्रक्रिया में आए आउटपुट और इनपुट के रेशियो को हम कहते हैं उत्पादकता, ठीक है भाई। इसके अलावा भारत में कोर सेक्टर के कितने उद्योग होते हैं? 8। बता दिए कौन कौन से? बिजली, रिफाइनरी, उत्पाद, स्टील, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। कल होकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन से कोर सेक्टर के जो है उद्योग के तहत नहीं आते हैं, तो आप छांट दोगे। स्पंज वह कौन सा जीव है जो किस समूह के अंतर्गत आता है? तो स्पंज जो है एक जलीय जीव है जो पोरीफेरा संघ के प्राणी होते हैं, यानी पोरीफेरा संघ में आता है। स्पंज के शरीर में छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, है ना, मतलब अनगणित पाए जाते हैं। इसे ऑस्टिया कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? हम ऑस्टिया कहते हैं। जो स्पंज होता है ना, ये किस समूह के हैं? पोरीफेरा। पोरीफेरा के संघ के जो प्राणी है कहाँ रहना पसंद करते हैं? खारे पानी में, जलीय जीव है ये, ठीक है। इसके अलावा ये बहुकोषीय जीव होते हैं। बहुकोषीय मतलब मल्टी सेल वाला, जैसे हम लोग हैं। इसके अलावा साइकन, स्पॉन्जिला, ये सब इसी फॉर्म में आ जाएंगे। R.H. व्हिटकर ने 1969 में, है ना, आपका जो है जो आपका क्या है भाई, जंतु या फिर प्राणी जगत को 5 भागों में विभक्त किया। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, प्लेंटी और एनिमेलिया। इनके अलावा द्विनाम पद्धति के जनक करोलियस लिनियस को माना जाता है। मोलस्का संघ के प्राणी बड़े नाजुक होते हैं, लेकिन भगवान ने उसे प्रोटेक्ट के लिए बाहर जो है खोल जो है बना दिया है। तो खोल वाला जो भी होता है, जैसे सीपी, घेंगा, ये सब क्या? मोलस्का है। प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन, है ना। उत्परिवर्तीवान का सिद्धांत कौन दिया था? हुगो ड ब्रिज। तो ये सबको ध्यान रखेंगे, काम आएगी, है ना। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए, मैं यहाँ पे कटाच कर दूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 आपका अक्टूबर को, तो यहाँ पे राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। उसी प्रकार से जो आप अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय या फिर विश्व सांख्यिकी दिवस जो आप मना रहे हैं 20 अक्टूबर को, तो हम इंडिया में मनाते हैं जी 29 जून को, पीसी महान लोबिस के जन्मदिन पे, है ना, भारतीय सांख्यिकी दिवस। तो ये दोनों कटांच है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पे और इंडियन लेवल पे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस जो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पे 15 नवंबर पे इंपोर्टेंसी रखती है। उत्तर प्रदेश में अब नो नॉनवेज डे मनाया जा रहा है, ठीक है। नो मांसाहार दिवस, मांसाहार को ना कहे दिवस, तो ये मनाया जाता है आपको जी 25 नवंबर को, ठीक है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहां है? आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं देखता हूं कि कोई बच्चे कितना तक पढ़ता है, ठीक है भाई। इसके अलावा 2 प्रश्न हमने अब पूछा है, 2 या 3 प्रश्न पूछा है, मुझे अब याद नहीं कि कौन कौन सा प्रश्न पूछा, बताइएगा, है ना, क्योंकि मैं पढ़ाने में रहता हूं, तो ये कौन सा पूछा, कौन दिया जवाब, कौन पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने पूरे धुन में ही पढ़ाता हूं और पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाता हूं, जैसे एग्जाम मुझे देना हो, ठीक है। आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, साथ बने रहेंगे, उनको फायदा होना निश्चित है। और दूसरी बात ये भी है कि सरस्वती किसी की कर्ज नहीं रखती। अगर आपने मन दिया है, तन मन लगा दिया है आपने पढ़ाई में, तो आपको सफलता लेट हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि एकदम जो है नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, आज तक तो मैंने नहीं देखा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका 24 दिसंबर है, ये आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और विश्व स्तर पे 15 मार्च को मनाते हैं। 25 दिसंबर सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी और 26 बीर बाल दिवस, ये सिख धर्म से संबंधित है। तो ये थे जी आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। और पीडीएफ संबंधित किसी भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर 93 है ना 72 69 32 25 मोबाइल नंबर पे आपको जो है व्हाट्सअप मैसेज करना है, ओनली व्हाट्सअप, ठीक है भाई, ओनली व्हाट्सअप। कॉल नहीं कीजिएगा क्योंकि कॉल इसमें रिसीव होने की जो सेटिंग नहीं की गई है ना। तो ये सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको पीडीएफ जानकारी मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।